मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। अब एकदम लास्ट टॉपिक चल रहा है, लगभग समापन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, 3-4 दिन में ख़त्म। बहुत याद आएगी हिस्ट्री जो है बिछुड़ जाएगी, साथ छूट जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री से। इतना मज़ा आ रहा था, बिछुड़ जाएगा। बिछुड़ना तो है ही है, कोई ना कोई चित्त बिछड़ेगा ही। ठीक है, तो हम लोग फरवरी 18 फरवरी से 23 फरवरी, तो आज हम लोग 2 टॉपिक कवर करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री में। भारत में आम चुनाव और रॉयल नेवी विद्रोह, नवल जो है रॉयल नेवी विद्रोह, शाही नौसेना का विद्रोह और भारत में आम चुनाव। आम चुनाव इसके पहले भारत में 1936 में हुए थे। ठीक है, हम लोगों ने देखा था 1936 का। आप एक बार फिर से जाकर रिवाइज करना 1936 के चुनाव में क्या हुए थे। अब आज हम लोग 1945 के चुनाव की बात करेंगे। तो चुनाव क्यों होते हैं भारत में, इसके पीछे परिस्थितियां देखेंगे। इसके पहले अभी भारत में जो है, भारत के ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल हुआ करता था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जुलाई 1945 में इंग्लैंड में हो गए चुनाव। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में क्या हो गए? चुनाव। और वहाँ पर नतीजे आ गए। चुनाव में 2 पार्टियाँ उतरी थी, मैंने बताया था। एक तो लेबर पार्टी और दूसरी जो है कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी से तो चर्चिल महोदय थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल महोदय लड़ रहे थे, जो कि रूलिंग प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। और लेबर पार्टी से क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, अब चुनाव हुआ तो चुनाव में एटली की जीत हो गई। क्लीमेंट एटली की क्या हो गई? जीत हो गई। तो ये अगले प्राइम मिनिस्टर बन गए। 19 जुलाई 1945 में ये नए प्रधानमंत्री बने। कहाँ के? इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने। और जैसा कि मैंने बताया, ये भारत को लेकर के इनका दृष्टिकोण उदारवादी था। भारत में ये चाहते थे जल्दी से जल्दी सत्ता हस्तांतरण करके भारतीयों को आज़ाद कर दें। और जीते भी इसी वजह से थे, क्योंकि इंग्लैंड में जो भारतीय रह रहे थे वो तो जगह जगह जाकर कहते थे, भाई हमारे भारतीय तो प्रचार करने में आगे ही, घर घर जाएंगे, दारू पौवा लेकर प्रचार करने के मामले में माहिर हैं। तो वहाँ इंग्लैंड में भारतीय जो थे वो घर घर जाकर प्रचार करते थे, भैया इटलिया को वोट देना, बहुत बढ़िया नेता है, इटली को जिताना। क्यों? क्योंकि इटली ने पहले ही बता रखी थी कि मैं जैसे ही प्रधानमंत्री बनूंगा भारत को क्या कर दूंगा? आज़ाद कर दूंगा। और चर्चिल भी इस बात को करने के लिए वेवेल प्लान लेकर आता है, लेकिन वो झुंझुना थमा के जाता है। तो भारतीय समझ जाते हैं कि ये कुछ देने वाला नहीं है। तो भारतीयों ने खूब मिलजुल कर प्रचार किया इंग्लैंड में। तो इटली क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं और लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं कौन? क्लीमेंट एटली। जैसा कि मैंने बताया, इटली का नज़रिया बढ़िया था भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो इन्होंने कहा सबसे पहले चुनाव करवाते हैं भारत में। सबसे पहले क्या करवाते हैं? चुनाव, जो कि 1936 के बाद से अब तक हुए नहीं थे। 1945 चल रहा था और 10 वर्ष हो गए थे लगभग, भारत में चुनाव ही नहीं हुए थे। तो इन्होंने क्या कराया? भारत में चुनाव कराया। तो उसकी घोषणा कर दी सितंबर के महीने में कि भारत में चुनाव होंगे। सितंबर महीने में क्या कर दी? घोषणा कर दी। 1945 का महीना था सितंबर, और इन्होंने घोषणा कर दी कि भारत में होंगे चुनाव। भारत में क्या होंगे? चुनाव होंगे। और चुनाव दोनों होंगे, केंद्र का भी होगा और राज्यों का भी होगा, प्रांतों का भी। तो केंद्रीय विधानसभा का चुनाव होगा, और प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होगा। केंद्र में 102 सीटें थी। ठीक है, और प्रांत में 1585 सीटें थी। और प्रांत कितने थे? 11। जो ब्रिटिश प्रांत थे वो कितने थे? 11। हम लोग मानचित्र में देख लेते हैं प्रांत कौन कौन से थे। ये हमारा भारत का मानचित्र है। इतनी फास्ट बनाते हो क्या तुम लोग? इतनी फास्ट नहीं बनाते, बनाओगे आने वाले समय में। तो गुजरात रह गया, अरे चलो हो गया। ठीक, इधर ये तो असम प्रांत हो गया। ये क्या हो गया? असम। ठीक है, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल प्रांत। ये कौन सा प्रांत हो गया? बंगाल प्रांत। और ये हो गया आपका उड़ीसा प्रांत, और उसी में ओवरलैपिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना। ये हो गया आपका बिहार प्रांत। 1 2 3 4 तो इधर निपटा दिए। ठीक, और ये हो गया आपका मध्य प्रांत। ये क्या हो गया? मध्य प्रांत। ये कौन सा प्रांत हो गया? मध्य प्रांत, या जिसको मध्य प्रदेश आप कहते हैं,
तो मध्य प्रांत, और ये हो गया आपका संयुक्त प्रांत। ये क्या हो गया? संयुक्त प्रांत, ज़्यादा आगे बढ़ गया, पंजाब तक पहुंचा दिए। ये हो गया आपका संयुक्त प्रांत, ठीक है, जिसको आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक। और ये हो गया आपका मुंबई प्रांत। ये क्या हो गया? मुंबई प्रांत, ठीक है, जिसमें गुजरात वगैरह सब शामिल था, मुंबई प्रांत हो गया, ठीक। और ये हो गया आपका मद्रास प्रांत। ये कौन सा प्रांत हो गया? मद्रास प्रांत। और ये हो गया सिंध प्रांत। ये कौन सा प्रांत हो गया? सिंध प्रांत। ये हो गया पंजाब प्रांत। ये कौन सा प्रांत हो गया? पंजाब। और ये थोड़ा और ऊपर तक था, ये पंजाब प्रांत हो गया, ठीक। और ये हो गया आपका पश्चिमोत्तर प्रांत। पश्चिमोत्तर प्रांत जो किसका था? सीमांत गांधी वाला, ऐसे याद रहेगा। अब गिनो, हो गए 11 हूँ कि नहीं? एक आध छूटे तो नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्रांत हो गए। असम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, 4 तो ये हो गए, और 3 इधर हो गए, मद्रास और मध्य प्रांत और मुंबई, 3 4 3 7 हो गए, और 7 4 11 हो गए हैं। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश वाला, पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रांत और सिंध प्रांत। तो ये 11 प्रांत थे। इन प्रांतों में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। और ये 11 प्रांत में सीटें कितनी थी? 1585। 1585। अब जब 11 प्रांत में चुनाव हुआ तो 8 अब पार्टियां सब लड़ रही हैं। कौन कौन सी पार्टी लड़ रही? कांग्रेस लड़ रही है, मुख्य पार्टी जो थी। लीग लड़ रही, मुस्लिम लीग। इसके अलावा यूनियनिस्ट पार्टी लड़ रही है, अकाली दल पार्टी लड़ रही है, हिंदू महासभा, सब लड़ रहे हैं, सब कुल मिला करके। तो ये सब पार्टियां चुनाव में उतरती हैं, और चुनाव होता है तो उसका रिजल्ट आता है दिसंबर 1945 में। दिसंबर 1945 में रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट क्या आता है? 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनाती है। प्रांतों की बात करें तो 8 प्रांतों में कांग्रेस क्या बनाती है? अपनी सरकार बनाती है, ठीक। और 2 प्रांतों में जो, ये तो कांग्रेस की सरकार बन गई, प्रांतों में कांग्रेस, 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। और 2 प्रांतों में जिन्ना की सरकार बनती है, यानी कि किसकी? जिन्ना मतलब लीग की, मुस्लिम लीग की सरकार बनती है। और 1 प्रांत खिचड़ी, 1 प्रांत खिचड़ी, खिचड़ी प्रांत, खिचड़ी, ठीक। खिचड़ी मतलब यहाँ पर मिली जुली सरकार। तो यहाँ पर मिलती कौन है? कांग्रेस, मुख्य पार्टी तो कांग्रेस मिली जुली। और पंजाब, ये चूँकि पंजाब की बात है तो यूनियनिस्ट पार्टी इसमें रहती है। कौन सी पार्टी? यूनियनिस्ट। और अकाली दल, और कौन से दल? अकाली दल। तो ये 3 पार्टियां बनाती हैं एक प्रांत में, और एक प्रांत का नाम पहले लिख देते हैं जिसका नाम था पंजाब, ठीक है। तो पंजाब, इस वाले प्रांत में खिचड़ी सरकार बनती है। किसकी? कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी और अकाली दल की। ये खिचड़ी सरकार बनाते हैं कहाँ? पंजाब में। और 2 प्रांत जो लीग बनाती है, एक पूरब में, एक पश्चिम में। पूरब में जो है आपका बनाते हैं बंगाल में, जो पहले भी हुआ था। पूरब में कहाँ बनाते हैं? बंगाल में। और पश्चिम में बनाते हैं सिंध में, पश्चिम में सिंध में बनाते हैं। तो लीग 2 प्रांतों में बनाती है, कहाँ पर? पूरब में बंगाल, और पश्चिम में सिंध। इन दोनों जगहों पर बनाती है, जो है कौन सरकार बनाती है? लीग बनाती है। अब बाकी बचे 8 प्रांत, तो अब देख लो कौन कौन से बच रहे हैं, 3 को छोड़ करके गिन लो। तो इन 8 में कौन सरकार बनाती है? कांग्रेस, अर्थात पश्चिमोत्तर। पश्चिम में पश्चिमोत्तर, पूरब में असम, ऐसे याद होगा। पश्चिम सबसे पश्चिमोत्तर और पूरब में असम हो गया। और इसके अलावा बीच में चले जाओ, ऐसे लाइन उंगली रखो, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास प्रांत, और इधर मुंबई प्रांत हो गया। अब बंगाल के बगल में बिहार और उड़ीसा। तो इस तरीके से 8 प्रांतों में सरकार किसकी बनती है? कांग्रेस की बनती है, ठीक है। तो कांग्रेस की सरकार बनती है, और 8 प्रांतों में जो इनको सीटें मिलती हैं 1585 में से 923 सीटें मिलती हैं। कितनी सीटें मिलती हैं? 923, 900। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण डेटा नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि 8 प्रांतों में सरकार बनती है 1945 के आम चुनाव में। 1945 के आम चुनाव में कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार बनती है? 8 राज्यों में, 11 राज्यों में से, ठीक। अब केंद्रीय विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 102 सीटों पर, तो केंद्रीय विधानसभा के 102 सीटों में कांग्रेस की सीट मिलती है 59, और 30 सीट जो है लीग को मिलती है। तो अच्छी खासी सीट थी। इसके पहले 1936 वाले चुनाव में लीग को इतनी सीट सफलता नहीं मिली थी। तो यहाँ पर 30 सीटें मिलती हैं जिन्ना को, अर्थात लीग को, और 59 सीटें मिलती हैं कांग्रेस को, ठीक है। तो ये जो है केंद्रीय विधानसभा के चुनाव की बात थी। तो इस तरीके से ये जो है चुनाव होता है कब? सितंबर से लेकर दिसंबर तक पूरा रिजल्ट आ जाता है। 1945 में भारत में आम चुनाव होते हैं, और इस आम चुनाव के बाद इन 8 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाती है। 2 राज्यों में सरकार कौन बनाते हैं?
लीग बनाती है और एक पंजाब प्रांत में जो है मिली जुली सरकार बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका चुनाव। कहाँ पर? भारत में। कौन सा चुनाव? आम चुनाव। इसके पहले चुनाव कब हुआ था? 1936 में। इसके पहले 1936 में, 36 में ही हुआ था ना। तो हाँ, प्रांतीय और 1936-37 दोनों मिलाकर 1936-37 में हुआ था। ठीक है, 1936-37 ये जो है मतलब रिजल्ट आते आते 37 हो गया था। तो 1936-37 में प्रांतीय चुनाव और असेंबली का चुनाव हुआ था। तो इस तरीके से ये चुनाव की बात होगी। अब हम लोग दूसरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे, शाही नौसेना। शाही नौसेना विद्रोह। शाही नौसेना विद्रोह जो कि 18 फरवरी और 23 फरवरी 1946 तक चलता है। अब हम लोग आज़ादी के कगार पे आ रहे हैं भाई, 46 में आ गए, अब 1 साल बचा है खाली आज़ाद होने में। तो 1 साल पढ़ने में ज़्यादा टाइम थोड़े नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब एकदम बिल्कुल आज़ाद होने वाले हैं। और सरकार भी किसकी आ गई है? क्लीमेंट एटली की। जो अगर इस चर्चिल हुआ होता ना तो वो और खींच देता, 47 के ले जाता 50 तक, खींच खांच करके ले जाता, झुंझुना थमाता रहता, कहता ये लो वो लो, और वैसे चलता रहता। लेकिन जो है इन सरकार बदल गई तो वो जल्दी हो गया। तो यहाँ पर होता क्या है, शाही नौसेना विद्रोह क्या होता है? देखो इसके कारण पे जाते हैं। अभी भारत में जो है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में INA या फिर आज़ाद हिंद फौज जिसको कह सकते हो, उसके सिपाही जो कि अंग्रेज सिपाही ही थे, भारतीय व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती थे और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। किधर? सिंगापुर मलाया वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो वहाँ के सैनिक जब हार जाते हैं जापानी युद्ध में तो सेना सरेंडर कर देती है और जो है एक उस सेनाओं को संगठित करके एक जो है फौज बनाया जाता है जिसको आज़ाद हिंद फौज कहा गया, INA कहा गया है। ठीक है, राष्ट्र जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो इस तरीके से उस आर्मी ने युद्ध किया और भारत में जो है हमने देखा किस तरीके से भारत के जो है बर्मा से प्रवेश करते हुए और भारत के असम तक आ गए थे, वो सेना आ गई थी लड़ते लड़ते। तो इससे जो है भारत के अंदर जो जितने और भी सेना वगैरह थे जो भारतीय व्यक्ति थे, खास करके नौसैनिक की बात करें, जो शाही नौसेना मतलब ब्रिटिश नौसेना थी, ब्रिटिश का राज था, तो उन्हीं की तो नवल सेना थी। नवल सेना तट के किनारे होगी ना, तट के सहारे, इसके सहारे तो होंगे जो नौसैनिक बेड़े होंगे मोस्टली। तो जो हमारे नौसैनिक बेड़े में जो भारतीय शामिल थे उनको लगा कि हमारे सिपाही जो है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विद्रोह कर रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ विद्रोह कर सकते हैं। तो एक तो ये तात्कालिक कारण कुछ मतलब ये कारण कुछ बना पहले से, कुछ कारण ये पहले से बना और इसके पीछे कुछ कारण तात्कालिक बने, कुछ कारण तात्कालिक बने। हम लोग कारणों को चर्चा करते हैं कि ये जो है शाही नौसेना का विद्रोह क्यों हुआ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, शाही नौसेना का विद्रोह जो कि 18 फरवरी से 23 फरवरी तक चला था। 18 फरवरी से 23 फरवरी 1946। ठीक है, तो ये इसके पीछे कारण क्या थे? तो कुछ कारणों की चर्चा अगर करें तो जो इस समय जो इसके जो सिपाही थे, इसमें जो सिपाही थे मोस्टली जो भर्ती हुए अधिकारी थे, ये थे जो है गैर कमीशन्ड अधिकारी थे, गैर कमीशन्ड अधिकारी थे। भारतीय अधिकारी हैं तो कमीशन्ड नहीं होंगे वो, मतलब कमीशन्ड मतलब उनको जो है आयोग से भर्ती नहीं किया गया था, वो गैर कमीशन्ड थे। और दूसरे जो थे वो नौसैनिक थे, जो सिपाही थे नौसैनिक थे, और ये भारतीय थे ये लोग। ठीक है, और एक मुंबई के पास में हुआ था ये विद्रोह। कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई के पास क्या, मुंबई में ही जो है एक जहाज़ पे किया था। ठीक है, मुंबई यहाँ पर है, तो मुंबई में एक जहाज़ पर बैठे थे जिसका तलवार नाम था, जहाज़ का नाम था तलवार। तो इस तलवार के जहाज़ में जो है विद्रोह करते हैं। कारण क्या था उसके पीछे, कारणों पे हम चर्चा करते हैं। तो कारण तो ये था कि इनके साथ में भेदभाव किया जाता था। जो अंग्रेज़ सिपाही थे, अंग्रेज़ अधिकारी थे, वो लोग इनके साथ क्या करते थे, भेदभाव करते थे। इनसे काम ज़्यादा लेना, काम के घंटे ज़्यादा होते थे और काम की परिस्थितियाँ जो थी, काम करने की जो यानी काम अधिक लेना, काम इनसे अधिक लेते थे। और जो परिस्थितियाँ थी काम करने की वो बड़ी कठोर परिस्थितियाँ थी। कठोर वातावरण में इनसे काम कराया जाता था। पता चला जो है समुद्र में घुसेड़ दिए, कूद जा रहे, ठीक है, कुछ गिर गया तो कुदा दिए उसी में, तो ऐसे। और इसके अलावा ये तो कि भारतीय थे, और ये भारतीय थे, जाहिर सी बात है क्या होंगे, काले होंगे। भारतीयों को काला कहा जाता था। तो काला और गोरा का भेदभाव बहुत होता था, काले और गोरे का भेदभाव होता था। यानी काला गोरा मतलब नस्लीय भेदभाव, यानी अगर एक शब्द में कहें तो कौन सी भेदभाव,
नस्लीय भेदभाव, नस्ल, वो गोरे नस्ल के हैं, हम काले नस्ल के हैं, तो नस्लीय भेदभाव होता था, ठीक है। और ये गाली साली बक देते थे, भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल देते थे। भाई कितना भी हो, भाई पैसे के लिए वहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कितना भी हो अपनी माँ भारती के लिए उल्टा सीधा कहोगे तो दिक्कत होगी ना। तो ये अंग्रेज जो है इस तरीके से अभद्रता करते थे इनके साथ में, और खाना सड़ा गला देते थे। जो खाना बच जाता था, जूठन पूठन जो बासी बासी होता था, वो खाना इनको खिलाते थे। तो ये सब कुछ कारण थे जिसके कारण धीरे धीरे क्या बन रहा था, माहौल बन रहा था। नौसैनिक जो तलवार पे बैठे हुए थे, तलवार पे कौन से तलवार, मारने वाला तलवार नहीं, जहाज़ का नाम था, तलवार जो है जहाज़ का नाम था, उस पर बैठे थे और लगभग 1100 सिपाही थे, ठीक है। यहीं पर एक सिपाही था बीसी दत्त, एक सिपाही कौन था, बीसी दत्त, जो कि नौसैनिक था बीसी दत्त। उसने इसी तलवार के दीवालों पे लिख दिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। बीसी दत्त ने क्या लिख दिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अब अंग्रेज़ देखे तो भड़क गए, कहे इस ससुरा जो है हमारी नौकरी कर रहा है, फिर ये क्या लिख रहा है, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। बस इसको उठाकर बंद कर दिया जेल में, बीसी दत्त को उठा करके जेल। तो ये तात्कालिक कारण बन गया, ये क्या बन गया, तात्कालिक कारण बन गया। बीसी दत्त को जेल में बंद करना रहा, और इधर इस तलवार जो है तलवार पे बैठे हुए 1100 सिपाही लगभग क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए। तो इसको बोलते हैं रॉयल विद्रोह। और विद्रोह करते हैं एम एस खान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, एम एस खान के नेतृत्व में। एम एस खान जो कि भारतीय नौसैनिक थे, ठीक है, उनके नेतृत्व में लगभग 1100 सिपाही अधिकारी जो नॉन कमीशन थे, गैर कमीशन अधिकारी थे और सैनिक थे, ये सब क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो इसी विद्रोह क्या कहा जाता है, शाही नौसेना का विद्रोह। और ये शुरू होता है कब, 18 फरवरी को 1946 में, और स्थान था मुंबई। और तलवार म्यान वाली तलवार नहीं, जहाज वाली तलवार, ठीक है, तलवार पे बैठ करके एम एस खान के नेतृत्व में विद्रोह करते हैं। तो विद्रोह के पीछे जो है, अब ये विद्रोह चूँकि इसी समय लाल किले का मुकदमा चल रहा था। लाल किले का मुकदमा किसके खिलाफ चल रहा था, आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ, आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ। तो इसलिए ये उस समय भारतीय सब एकजुट हो गए थे, भारतीय सब एकजुट, सभी पार्टी एक साथ आ गए थे, चाहे लीग हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे यूनियनिस्ट पार्टी हो, चाहे हिंदू महासभा हो, सब क्या हो गए थे, एक जगह आ गए। तो जैसे ये विद्रोह हुआ, इसको सपोर्ट करने के लिए भारत की पूरी जनता एकमत हो गई, भारत की। अब ये पता चलती यहीं बगल में है कराची, यहीं पर क्या है, कराची। तो ये कराची में 19 फरवरी को ये विद्रोह हो जाता है, कराची में 19 फरवरी 1946 को। यहाँ से आग पहुँचती है मुंबई से, कहाँ, कराची, ठीक है। मुंबई कराची जो कि अब पाकिस्तान में, पहले कहाँ था, भारत में ही था। तो कराची के नौसैनिक विद्रोह कर देते हैं। और यहाँ पर अब जब विद्रोह फैलने लगा, और इसके अलावा आपका यहाँ पर अम्बाला है, अम्बाला में नौसैनिक नहीं थे, सेना थी। अम्बाला में कौन थे, इंडियन आर्मी थी, जो कि भारत मतलब अंग्रेज़ सैनिकों की यहाँ नौकरी करते थे, भारतीय थे। जबलपुर में, अम्बाला में, जबलपुर में, ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, इन सब जगहों पर यहाँ के आर्मी ने, यहाँ के भारतीय लोगों ने, जो सिपाही थे, उन लोगों ने क्या किया, हड़तालें की, विद्रोह का साथ दिया। किसका, नौसैनिक। अब ये भारत में पूरा फैलने लगा इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये फैलने लगा भारत में, तो अंग्रेज डर गए, अंग्रेज अधिकारी डर गए। तो उन्होंने इसका दमन चक्र चलाया, इसको दमन करने के लिए जो है दमन चक्र चलाया। तो कराची में दमन चक्र के दौरान 6 नौसैनिक जो है शहीद हो जाते हैं, 6 नौसैनिक क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। और इधर जो है 22 फरवरी का दिन था, जब शहीद हो गए तो जनता भड़क गई बम्बई की, और ज़्यादा जनता बम्बई की भड़क गई। और भड़क करके जो है लगभग 20,000 सैनिक, लगभग आदमी, मजदूर 20,000 कम नहीं होते उस समय, 20,000 मजदूर जो मुंबई की, कहाँ पर, मुंबई की मजदूर। तारीख थी 22 फरवरी, 22 फरवरी वर्ष था 1946। 22 फरवरी 1946 को लगभग 20,000 मजदूर मुंबई की सड़कों पर प्रदर्शन करने निकल पड़ी, और साथ में 3 झंडा लेकर चल रही थी। कांग्रेस का तिरंगा, कांग्रेस का तिरंगा, कांग्रेस का तिरंगा लेकर के चल रहे थे। और जो है लीग का हरा रंग का झंडा था, लीग का हरा रंग का झंडा था। और जो है आपका क्या नाम है इसका, हिंदू महासभा नहीं, कौन सी पार्टी थी जिसका रंग था लाल, हिंदू महासभा, हाँ हिंदू महासभा है, ठीक है, हिंदू महासभा, हाँ हिंदू महासभा, इसका लाल झंडा था जिसको बीच में लेकर चल रहे थे। तो इस तरीके से ये 3 पार्टियों के, इन तीनों पार्टियों का सपोर्ट मिल गया, और ये लोग इनका झंडा लेकर चल रहे थे कि जो है हम
विद्रोह कर रहे हैं, हमारा समर्थन करो। तो सभी पार्टियां इनके समर्थन में आ गई थी। तो सभी पार्टियां इनका समर्थन कर रही थी, किसका? रॉयल नेवी जो है विद्रोह का, रिवोल्ट का, रॉयल नेवी रिवोल्ट का विद्रोह कर रहे थे। भारत के सभी जनता और भारत की सभी पार्टियां इनका जो है समर्थन कर रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से विद्रोह चला, लेकिन यहाँ दमन चक्र सरकार ने बढ़ा दिया। भारी मात्रा में लोगों को मारा जाने लगा, कूटा जाने लगा। तो 23 फरवरी को जो है 23 फरवरी 1946 को जो है सरदार पटेल और जिन्ना, सरदार पटेल और जिन्ना दोनों जो है, सरदार पटेल जो कि कांग्रेसी थे और जिन्ना जो कि लीग से थे, तो ये दोनों विद्रोहियों के सामने जाते हैं और कहते हैं भैया सरकार इस समय जो इटली की सरकार है, क्लीमेंट इटली की सरकार, तो बहुत जल्दी ही सत्ता हस्तांतरित करने वाली है, काहे को उधम मचाए रहे हो, बंद कर दो, नहीं तो ये दमन चक्र चला रही सरकार तो मारेगी पीटेगी अलग से, और तुम लोग क्या कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। तो विद्रोहियों से कहा गया, किसने कहा? मध्यस्थ, अर्थात किन लोगों ने शाही नौसेना के विद्रोह को जो है, उनके विद्रोहियों को जो है सरेंडर करने के लिए कहा, मध्यस्थता की कि तुम लोग अब शांत हो जाओ। तो पटेल जी और जिन्ना जी ने, इन दोनों लोगों ने इस विद्रोह को शांत करने के लिए कहा कि भैया सरेंडर कर दो। क्या कर दो? सरेंडर, नहीं तो ये दमन चक्र चलेगा, बहुत लोग मारे जाएंगे इसमें। तो इन लोगों ने कहा, विद्रोहियों ने कहा ठीक है हम तो सरेंडर करेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने नहीं कर रहे हैं, हम भारतीय जो है भारत माता के सामने सरेंडर कर रहे हैं, ना कि अंग्रेज़ अधिकारियों के सामने। तो हमारे अंदर मरते दम तक लड़ने की जो है हिम्मत है। अगर आप लोग नहीं मध्यस्थता करते, आप लोग नहीं कहते कि सरेंडर कर दो, तो हम अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर करने वाले नहीं थे। लेकिन चलो आपकी बात हम मानते हैं और सरेंडर करते हैं। तो 23 फरवरी को यह आंदोलन सरेंडर करने के साथ ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे गांधी जी को देखो भैया, गांधी जी हमको लगता है जब उनको जहाँ पर नहीं लगता था कि गांधी जी का कहीं रोल है किसी आंदोलन में, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर बोल देते थे। गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं, गांधी जी ने कहा ये बहुत अशोभनीय कृत्य है। क्या है? कहा रॉयल सेना द्वारा किया गया ये कृत्य क्या है? अशोभनीय, अशोभनीय, जो कि भारत की बदनामी कराता है, भारत की बदनामी। अरे ससुर ये सब मारे जा रहे थे और तुम कह रहे हो अशोभनीय कृत्य है। तो हमको लगता है कभी कभी ये लगता है कि गांधी जी जो है, जहाँ पर उनका रोल नहीं होता था, उनकी भूमिका नहीं होती थी, वहाँ पर वो जो है उस विद्रोह का या उस चक्र, उस जो है कृत्य का, भारतीयों द्वारा किए गए ऐसे कृत्यों का वो जो है टिप्पणी करके और उसका विरोध करते थे। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, अब तक हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी है, तो उसमें गांधी जी चूँकि वो सोचते थे बस सारा हमारे नाम से ही सब कुछ हो, और उसके बाद सरकार कांग्रेस की बन गई, उन्हीं की सरकार बन गई, तो फिर पूरा इतिहास में दर्ज हो गया, नोट पे दर्ज हो गया, गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। हालांकि मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मारेंगे देखने वाले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतिहास पढ़ने के बाद में आज लगता है कि सिर्फ उन्हीं का योगदान नहीं था, बहुत लोगों ने मिल करके ये आज़ादी दिलाई, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो लास्ट के समय में सुभाष चंद्र बोस का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। ठीक है, उन्होंने जो है उस समय की परिस्थितियों को नज़ाकत के देखते हुए, जो उस समय की वर्ल्ड वाइड परिस्थितियाँ थी विश्व स्तर की, उसको देखते हुए उन्होंने अगर प्रेशर नहीं डाला होता उधर से जो है सिंगापुर की तरफ से, तो अंग्रेज भयभीत नहीं होते इतनी जल्दी। तो कहीं ना कहीं जो है सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान था। हम लोग उनको नकार देते हैं इतिहास में, लेकिन बहुत अच्छा उनका रोल था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम लोगों ने शाही नौसेना विद्रोह का अध्ययन करा।